नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 11 इतिहास, जो कि आपका क्लास 6 इतिहास का सबसे अंतिम चैप्टर है और इसी के से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा अंतिम जो अध्याय है चैप्टर 11, जैसे कि अध्याय का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। आखिर ये क्या स्रोत हैं जिनसे हमें पता चलता है इन सभी चीजों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है और लिखा गया है जैसा कि इमारतें, चित्र और किताबें। ठीक है, मरुत्समी और लौह स्तंभ। मरुत्समी आज बहुत खुश था। ठीक है, मरुत्समी ये नाम है, ठीक है, जिसको केंद्र में रखकर के चैप्टर का विकास हुआ है। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो करवाया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यह आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया? 1206 ईस्वी में। ठीक है, इसकी नींव रखी गई थी कुतुब मीनार की। ठीक है, लेकिन सवाल यह उठता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव क्यों रखी, किसकी याद में रखी? तो अपने ही गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसने इसको कंप्लीट करवाया था। इसके चौथे तल्ले का इसका पूरा रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? तो वो फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन जो सिकंदर लोदी ने करवाया, लेकिन इसके पांचवें तल्ले का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो चार लोग ऐसे हैं जो कुतुब मीनार से संबंध है। पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने नींव रखी, दूसरा इल्तुतमिश जिसने इसको पूरा करवाया, इसके पांचवें तल्ले का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, और इसका विनिर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करवाया सिकंदर लोदी ने। तो ये चार शासकों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया, धूल भरे पथरीले रास्तों पे रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्समी कभी नहीं भूल पाएगा। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये लौह स्तंभ के बारे में क्या लिखा गया है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ठीक है, यह लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में, ठीक उसी के कुतुब मीनार के ठीक सामने में इसको रखा गया है। ठीक है, महरौली यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसे मार्क कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह। लौह स्तंभ की ऊंचाई तक पूछा है एग्जाम में। 7.2 मीटर, 8.2 मीटर, 6.2 मीटर, 5.4 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.2 मीटर। और इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। वास्तविक में इसके वास्तविक में अगर आप जाकर के देखें कुतुब मीनार दिल्ली में जो अवस्थित है, ठीक है, यहाँ पे इस लौह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है। लेकिन ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस लौह स्तंभ पर किस गुप्त शासक के बारे में, किस गुप्त शासक का जिक्र किया गया है? तो उस गुप्त शासक का नाम था चंद्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको मार्क करके रखिए। ठीक है, अगला है आपका ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रहते थे। यानी कि स्तूप जिसे टीला कहा जाता है, इसका निर्माण इसलिए करवाया जाता था क्योंकि गौतम बुद्ध या फिर उसके अनुयायी या फिर उससे संबंधित जितने लोग होते थे, जब शरीर का जब त्याग कर देते थे, महापरिनिर्वाण या फिर निर्माण कर लेते थे, तो उन्हीं के शरीर के कुछ अस्थियां हो गई, दांत हो गए या फिर कुछ आभूषण हो गए या फिर उनसे जुड़ी कोई कीमती वस्त्र या फिर कोई विशेष वस्तु हो गए, उन्हीं को रख करके एक टीले का निर्माण करवाया जाता था जिन्हें स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि स्तूप किसे कहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। आरंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटे से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों को ढक दिया गया। आगे बढ़ते हैं। प्राय स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ बना होता था, ठीक है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं।
रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र में अमरावती ढूंढो, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश के भी कैपिटल क्या है? विशाखापट्टनम है। पहले 3 कैपिटल थी, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम, लेकिन अभी तीनों को एक कर दिया गया और उसे अभी जो कैपिटल रखा गया उसका नाम है विशाखापट्टनम। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगला लिखा हुआ है कि कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों को भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ पे मेन जो मूर्ति है, मुख्य जो मूर्ति है, उसको रखा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कहा जाता था गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह का क्या संबंध है, हम लोग प्रश्न उत्तर में देखेंगे, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण की कठिन कार्य के लिए सावधानी सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है सांची का महान स्तूप। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सांची का महान स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांची का जो स्तूप है वो किस राज्य में अवस्थित है? जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है आपका मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। ठीक है, इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं में अमरावती की एक शिल्प कृति है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ था अंतिम में? जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, मानचित्र में महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। ठीक है, बाएं ऊपर क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों को काटकर बनाया गया था। यह जो चित्र देख रहे हैं आप, और दाएं ऊपर जो आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा गया है? इसके बारे में लिखा गया कि यह महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर है। महाबलीपुरम का यह मंदिर है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं चित्र में। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म यानी कि मोनोलिथ कहा गया है। यानी कि एक ही एकाश्म यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाए जाने की वजह से इसे एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल ही क्या है? भिन्न है। ठीक है, ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं, पत्थर चट्टानों को काटकर, और नीचे से ऊपर बनाया गया है, जिसलिए इसे एकाश्म कहा गया। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। और दाएं में एहोल का दुर्गा मंदिर है। ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, जैसा कि आप यह चित्र में देख पा रहे हैं। यह एक दुर्गा मंदिर है जो कि आज से लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को पूरे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया? स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में स्तूप तथा मंदिर का निर्माण किस तरह होता था। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च भी होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों या तथा छतों को आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर ही सही जगहों पर इन्हें लगाना काफी मुश्किल सा काम था। ठीक है, तो इन्हें एक जगह से ले जाना, दूसरी जगह में ले जाकर के इसे अवस्थित करना, ये काफी कठिन काम था। ठीक है, बाएं में क्या लिखा गया है कि यह उड़ीसा का जैन मठ है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह जो है उड़ीसा का जैन मठ है।
एक पहाड़ी को खोदकर इससे 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, जैसा कि आप ये प्रवेश द्वार यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है। कमरे के जो ये प्रवेश द्वार हैं, ठीक है, कमरों के प्रवेश ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे, ठीक है। और यह दिखाया गया कि गुफाओं में क्या अंतर था। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का एक चित्र है। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी, ठीक है। तो गुफाओं को खोद करके क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अधिक, क्योंकि यह आम जनता के लिए इसका खर्च जो है उठा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने, इत्र यानी कि परफ्यूम, सेंट जिसे कहते हैं, लोहार, सुनार इत्यादि लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। अगला है, तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष भी शामिल थे जिनके नाम स्तंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने जाएंगे चित्रकला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, अजंता, जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे, जिन्हें विहार कहा गया। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग किस चीज से बनाए जाते थे वो देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, यानी कि यह पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो पाया है कि वास्तविक में इसको किसने रचा था या फिर किसने इस पेंटिंग को निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये अभी तक अज्ञात है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, ठीक है। अजंता के चित्र में तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों की दुनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं पुस्तकों की दुनिया में। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपद्दी ठीक है ना, शिलपद्दी की रचना इलांगो नामक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम से एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा, यानी कि वह विवाहित था, लेकिन विवाहित होने के बावजूद भी वह किसी दूसरे स्त्री से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां मतलब पूरी तरह से मदुरै ही चला गया। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और क्रोध से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश पूरी तरह से कर दिया, ठीक है। तो यह एक कहानी था जो कि संबंधित था, ठीक है। अगला है आपका शिल्पादिक्रम से लिया गया एक वर्णन। क्या लिखा गया इसमें, यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया गया है कि इस तरह से उसे दुख हुआ कि उसका ही पति किसी दूसरे स्त्री के साथ चला गया, और चले जाने के बाद उसने क्या किया, इस शोक में जब उसे मृत्यु दंड की सजा हुई, चोरी का झूठा जब आरोप लगा, ठीक है, इसके विरोध में उसने क्या किया, पूरे मदुरै शहर का ही विनाश कर दिया, ठीक है, कन्नगी ने, ठीक है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवांगतुक, यानी कि अपने पति के बारे में कह रही है कि प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, ठीक है। इस तरह से उसका जो दुख है वह व्यक्त होता है। अगला है, एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है,
ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखते थे। इनके द्वारा 3 किताब क्या था, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है मेघदूत का एक श्लोक। तो क्या लिखा गया है इस श्लोक में, जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यह एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह के कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बरसी, हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। अगला है आपका पुरानी कहानियों का संकलन तथा उसका किस तरह से उसका संरक्षण किया गया। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल थे। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने वैदिक काल में पढ़ा कि स्त्री अथवा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय है। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश, ठीक है, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों का ही व्यास नामक, ठीक है, ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा है, 10 में नहीं यानी कि अध्याय 9 में पढ़ा है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया जो 14 वर्ष के लिए था। वन में उनकी पत्नी सीता भी उनके साथ चली गई और लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मगध, काशी, कौशल, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जो कि 16 महाजनपद में इसके बारे में चर्चा किया गया है। उसी कौशल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और इसी कौशल की जो राजधानी थी वह क्या थी, अयोध्या। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, जिसे लोक कथाएं कहा जाता है, ठीक है। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे, यानी कि उसका प्रदर्शन करते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों, पंचतंत्र की रचना किसने की, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। पंचतंत्र की रचना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, ये आप ध्यान में रखेंगे। लिखकर सुरक्षित कर लिए गए जातक कथाएं और अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में से पूरी तरह से दर्शाया गया है। अगला है बंदर राजा की कहानी। ये कहानी है जो हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा गया इस कहानी में कि एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया, ठीक है। उस वक्त नदी, वाराणसी कहाँ पे है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया कि आज तक मैंने इतना मीठा आम और इस प्रकार का आम मैंने कभी खाया ही नहीं, ठीक है। वह राजा काफी हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात थोड़ी सी बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का निश्चय किया कि जितने भी बंदर हैं उन सभी को वो मार दे। 80,000 बंदरों को वह मार डालेगा। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। वो योजना क्या थी, वो योजना थी कि उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना ज्यादा थक गया था कि मरणासन होकर गिर पड़ा,
ठीक है। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ, यानी कि उस बंदर राजा की मृत्यु हो गई। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ। तो उसे, यानी किसे शोक हुआ? उस राजा को शोक हुआ। उसी राजा को जो बहते हुए गंगा नदी के तट पर जो उसे आम मिला था, जिसे वो खाया था, और जिसने निर्णय लिया था कि जितने भी बंदर हैं उन सभी को मार डालेगा। अंत में उसे शोक होता है उस बंदर राजा की मृत्यु के बाद, और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ बंदर है, बंदर का चित्र देख पा रहे हैं, ये आम का पेड़ है और ये राजा। ठीक है, अगला है मध्य भारत में भरहूत के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ठीक है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। अगला है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आर्यभट्टियम की रचना किसने की? तो आर्यभट्टियम की रचना की आर्यभट्ट ने। तो ये याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि उन्हीं के नाम पर ही है। नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि, ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। अगला है आपका शून्य। अंकों का प्रयोग सबसे पहले होता रहा, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग अन्यत्र की तरफ जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का क्या है, पूरी तरह से समापन है। क्या लिखा गया है इसमें? कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब आज से 1900 साल पहले पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों, ये हम लोग पढ़ा था ना कि कागज, रेशम, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, दो तीन चैप्टर 4 या 5 में, कि जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशम का भी, जो कपास की जो खेती है, कपड़े हैं, उसका भी, उसको भी चीन ने क्या किया, कई वर्षों तक अपने लोगों से छुपाए रखा। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों और रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, यानी उसे छुपाया गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा। उसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। बगदाद जो कि इराक का कैपिटल है, ठीक है, इराक का कैपिटल है। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मिलान करो में, कि निम्नलिखित को सुमेल करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि लिखा गया है कि गर्भगृह, गर्भगृह का संबंध किससे है? जहाँ देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह थी। ठीक है, स्तूप का अर्थ क्या है? तो स्तूप का अर्थ आपका टीला है। ठीक है, टीला से संबंधित था। ठीक है, अगला क्या लिखा गया है? गर्भगृह हो गया, गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति थी। स्तूप का संबंध टीले से है। शिखर का संबंध किससे? तो शिखर का संबंध है आपका गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण जो की जाती थी उसका संबंध शिखर से है। मंडप का संबंध मंदिर में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, करने की जो जगह होती थी उसे कहा गया मंडप। और प्रदक्षिणा पथ का संबंध है आपका स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाना। ठीक है ना, उसके चारों तरफ घूमना। वापस एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं मैं। स्तूप का अर्थ, स्तूप का संबंध टीला से है। शिखर का संबंध गर्भगृह के ऊपर लंबाई में विनिर्माण से है। मंडप का संबंध मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह है। गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह है। प्रदक्षिणा पथ का संबंध स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ से है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं खाली स्थान। ठीक है, खाली जगहों को भरो। ठीक है, तो जैसा कि लिखा गया है कि एक बड़े गणितज्ञ थे, तो यहाँ पे आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। अगला क्या है कि पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका पुराणों में देवी देवता, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पुराणों में देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। अगला है आपका वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। ठीक है, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। और वहीं महाभारत अगर आपसे पूछा जाए तो महाभारत का उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है, ठीक है, अगला है आपका
कि तमिल महाकाव्य है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा शिल्पादिकरम और मणिमेखले। शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम और मणिमेखलई, मणिमेखलई, ठीक है, ये जो थे ये तमिल महाकाव्य है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का टोटल 11 चैप्टर है, जो कि सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और बीपीएससी में इस बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो क्लास 6 एनसीईआरटी से बुक से ही थे, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, ऐसे करके मैं हर एक एक चैप्टर का वीडियो जो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको चीजें को समझने में काफी आसानी हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।